ਬੱਲੇ 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 सब चीज़ां सोहणियां ने पर साडी मसूरी तो थल्ले। ते दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए मसूरी की सैर का एक नया दृश्य लेकर। तो आज फिर हम इसी तरह ही मसूरी के जंगलों की करेंगे सैर और साथ ही साथ हम करेंगे कुछ मोटिवेशनल बातें ताकि हमारी ज़िंदगी है जो वो एंजॉय से भरे, हम बहुत कुछ अच्छा बढ़िया सीखें। तो दोस्तों मैं ये कह दूं कि आप इस चैनल को जेकर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस हैं आएँ वो सबसे पहले पहुँचें आपके पास। कारण ये कि हम इस प्रोग्राम में यहाँ पे मसूरी के जंगलों की सैर कराते हैं, उसके साथ साथ वो भी बातें बताते हैं जो आपके काम की हो सकती हैं या आपके बच्चों के बहुत काम आ सकती हैं। तो ऐसी ही स्टोरी लवली लवली लेकर मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ। चलो आओ करें मसूरी के जंगलों की सैर और साथ ही साथ करें कुछ लवली लवली प्यारी सी बातें। तो दोस्तों चलो चलिए सैर पर। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात शुरू करूंगा यहाँ से। आप सोच रहे हैं यहाँ से क्यों, ये तो सिर्फ एक स्कूटी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं मसूरी के सैर के लिए आता हूँ ना तो फिर मैं कार नहीं लेके आता, क्योंकि मसूरी की ये देखो यार सड़कें छोटी छोटी सड़कें होती हैं तो इन पे कार इतना जाती नहीं, क्योंकि यहाँ का जो पहाड़ों का हम कह दें कि घोड़ा है ये, क्योंकि इस पे ही हम जाते हैं और छोटी सी छोटी जगह से दूर तक जा सकते हैं जंगलों में, क्योंकि जंगल में जाना है तो ये बहुत ही कारगर है। तो ये है हमारा साथी, मेरी स्कूटी जो मुझे मसूरी के नज़ारों के लिए लेकर आती है। तो इसको अब हमने पार्क कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि बिजली के इन खंभों के पास। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं पैदल। तो चलिए देखते हैं कैसे हैं मसूरी के नज़ारे। और जब मसूरी के नज़ारों की बात करते हैं तो साथ ही साथ कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बातें भी हो जाएं। तो जब मैं मोटिवेशनल बातों की बात करता हूँ ना तो यहाँ पे एक बात मैं कह दूँ कि जो मसूरी है ये शहर अंग्रेज़ों ने बसाया था। पहले सबसे इसको अंग्रेज़ों ने ढूंढा था और मैं ये कहता हूँ कि कितने वो पर्यावरण प्रेमी थे, क्योंकि इतने आके अच्छी जगह पे उन्होंने अपना वासा किया जहाँ पे रहे। परंतु उसके पहले हमारे भी देवी देवते ऋषि मुनि जंगलों पे पहाड़ों में रहते रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा तो कहते हैं रहते ही पहाड़ों में थे। और बहुतात गिनती में हमारे जो मंदिर हैं वो भी पहाड़ों पे बने हुए हैं। हाँ दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल दूँ, आज 23 जून है, 23 जून 2021 और यहाँ पे जो है इस टाइम पे कोहरा पड़ रखा है, बर्फ के धुंध जिसको हम कहते हैं वो पड़ी हुई है। एक्चुअली जैसी धुंध जनवरी महीने में नीचे पड़ती है ना प्लेन्स में, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में दिल्ली में, वैसी धुंध है जो वो इधर 6 महीने बाद यानी कि इन दिनों में पड़ती है और फिर खूब ये धुंध रहती है सारा दिन। और जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये मौसम है जो ऐसे ही रहता है पहाड़ों पे। इसी के कारण ही तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ठंडा रहता है, नहीं तो काफ़ी गर्मी होने की संभावना तो इधर भी बन सकती है। परंतु ये जो हैं इतने सारी कोहरा रहता है, उससे फिर बादल, इनसे बर्फ जो सूर्य की रोशनी है वो नहीं आती। तो इस कारण भी मौसम यहाँ पे ऐसा रहता है कि जुलाई महीने में भी आप स्वेटर पहन सकते हैं। जेकर स्वेटर पहन लें तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, और ना पहने तो हल्की हल्की सी सर्दी लगती है,
ज़्यादा नहीं, जैसे जनवरी में जब धूप खिली हो तो नीचे मैदानी इलाकों में हमें लगता है, तो वैसा ही मौसम इधर है। तो ये देखिए, एक ना मैं दिखाता हूँ आपको, वो सामने एक बहुत बड़ी कोठी दिख रही है। एक्चुअली ये एक हमारे सरदार जी का बगीचा और कोठी होती थी। वो फिर जहाँ से देहरादून को शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद जो ये कोठी है, ये बगीचा है, अब तो खंडहर बन गया है यार। तो देखिए ना, कुछ लोग हैं जो वो मसूरी घूमने आने के लिए तरसते हैं, परंतु जिनके पास ये अच्छी अच्छी जगह होने के लिए, वो लोग हैं जो इस जगह पे रहना ही नहीं उनको मिलता। तो यही बात है कि मैं कह रहा हूँ कि देखो कितनी अच्छी बढ़िया जगह थी, परंतु अब ये जगह जो वो समझ लो कि खंडहर ही बनी पड़ी है। तो ये देखिए, अब हम आगे आगे चलते हैं, तो साथ ही साथ कुछ बातें भी हम कर ही सकते हैं। तो बातों की जब बात आती है ना, तो मुझे सबसे पहले तो जो आज़ाद हिंद फौज के नेता थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, वो बहुत मुझे पसंद आते हैं। पसंद इस करके कि उनमें त्याग की भावना बहुत बड़ी थी। अब जरा सोचिए, एक इंसान को कहीं क्लर्क की नौकरी ही मिल जाए ना, तो वो क्लर्क की नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं होता। परंतु जो नेताजी सुभाष थे, उनको उस टाइम पे एक आईएएस के बराबर की नौकरी मिली हुई थी। तो शायद इंडिया के वो इकलौते ही ऐसे युवा थे जिनके पास इतनी बड़ी नौकरी थी, परंतु फिर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। छोड़ी क्यों? क्योंकि वो चाहते थे मैं अपने देश को आज़ाद करूं, और ताकि मेरे देश में हर युवा बड़ी से बड़ी और ऊंची से ऊंची नौकरी तक पहुंच सके। इस देश को चलाने के लिए अंग्रेज ने मेरे देशवासी ही काम करें, तो इसी कारण ही सुभाष चंद्र बोस ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। तो दोस्तों देखो ना, यही होती है त्याग की भावना। तो त्याग की भावना के साथ ही जब मैं एक और बात करता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी अच्छे की पहचान ही नहीं कर पाते, क्योंकि यही तो हो रहा है आजकल नेताओं का। हम जब किसी नेता को चुनने लगते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता वो नेता कैसा है, क्योंकि उनके झूठे लारों में आ जाते हैं और उनके झूठे वादे हैं जो हमें बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे नेताओं को जानता हूँ, उनके बयान सुनता हूँ जो ये कहते थे कि आप हमें वोट दो, हम पेट्रोल 35 रुपये कर देंगे, हम विदेशों से काला धन वापस ले आएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। परंतु किया क्या? वो आपको पता है कि जो पेट्रोल पहले बहुत सस्ता था, अब तो इतना महंगा कर दिया। क्योंकि आज कल महंगाई तो बढ़ रही है दिनों दिन, परंतु कमाई नहीं बढ़ रही। और खास करके जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई है। कारण बस झूठे लारे। तो इसलिए दोस्तों मुझे ना एक राजे की बात याद आई। वो राजा था जो अपने आप को बड़ा कला प्रेमी कहलाता था। जैसे आज के राजे अपने आप को जनता के सेवक कहलाते हैं, तो वो राजा ये कहता था कि मेरे से ज़्यादा बड़ा कोई कला प्रेमी नहीं है। तो एक बहुत अच्छा मूर्तिकार था। उस मूर्तिकार ने सोचा कि चलो हम इस राजा के पास जाते हैं, ये राजा मेरी कला की कदर करेगा और इस कारण मुझे खूब सारा जो है
वो धन दौलत देगा और मेरी गरीबी काटी जाएगी। ये सोच के उसने अपने एक उस दोस्त से सलाह की जिस दोस्त को कला के नाम पे कुछ भी नहीं आता था। तो दोनों ही जाने, दोस्त भी साथ हो चला, चलो भाई तुम जा रहे हो राजा के पास, तो उसके पास तुमने तो अपनी कला का जो है प्रदर्शन करना है, परंतु मैं भी चल पड़ता हूँ। वो दोस्त भी साथ चल पड़ा, दोनों चले गए। राजा को जाके बताया कि हम ठहरे जी कला प्रेमी, तो हम चाहते हैं कि हम कोई बहुत अच्छी सी वॉल पेंटिंग आपकी दीवार पे बनाएं। तो राजा ने क्या किया कि दोनों को ही कमरे की एक एक साइड की दीवार दे दी कि आप इन दीवार पर जो है वॉल पेंटिंग बनाएं। एक जो आर्टिस्ट था बहुत ही अच्छा, उसने भी मूर्ति बनाई। बीच एक पर्दा लगा हुआ था ताकि कोई दूसरे की नकल ना कर सके, परंतु दूसरा जो था जिसको मूर्ति बनानी नहीं आती थी, जिसको चित्रकारी आती नहीं थी, उसने भी कोशिश की बनाने की, परंतु दीवार खुद ही बना कुछ ना। फिर उसने साफ किया, फिर उसकी पहले की नकल करने की कोशिश की। तो ऐसे खोदते खोदते जो है दीवार में पेंटिंग जैसा कुछ बन तो गया, और उसमें इतना उसने घिसाई की दीवार की कि लगने लगा कि वो कोई पेंटिंग है, और चमक भी गई। फिर एक दिन राजा उन दोनों की पेंटिंग देखने को आया। पहले की पेंटिंग देखी राजा ने, साथ उसके वजीरों ने, तो वजीर कहने लगे कि बस अब तो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया पेंटिंग कोई हो ही नहीं सकती, चलो बस यहीं पे ही बात खत्म करते हैं। परंतु उसके बाद राजा कहने लगा नहीं, ये तो अन्याय होगा, क्योंकि हमने तो दूसरे को भी मौका दिया है पेंटिंग बनाने का, तो हम उसकी पेंटिंग भी जरूर देखते हैं, ताकि दोनों की पेंटिंग देखें। जब दूसरे की पेंटिंग देखने के लिए गए तो सभी जिनको पेंटिंग की कोई कदर नहीं थी, जिनको पेंटिंग का कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने जब दूसरी पेंटिंग देखी कहने लगे वाह, ये तो पहले से भी कमाल हो गई, पहले से भी इतनी बढ़िया पेंटिंग, जरा देखो ना, ऐसे लग रहा है जैसे दीवार के ऊपर नहीं, दीवार के बीच बनाई होती है पेंटिंग। हो तो ऐसी, पहली तो पेंटिंग बेकार थी। तो ऐसे किया उन्होंने, जो पहला पेंटर था उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसको रिजेक्ट करने के बाद दूसरे पेंटिंग को, जिसको पेंटिंग करनी भी नहीं आती थी, उसकी पेंटिंग को इनाम दे दिया। तो दोस्तों मेरे ख्याल में यही सारा काम है जो हमारे देश भारत में हो रहा है। भारत में क्या हो रहा है, जो हुनरमंद लोग हैं उनको ही कोई कदर नहीं पड़ रही, और जो गैर हुनरमंद है वो किसी गलत शलत तरीके से अमीर बनते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि हमारे देश का ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है, और जब हमारे देश में हुनरमंद लोगों की कदर नहीं पड़ती तो हमारे देश के युवा हैं जो, वो फिर इस देश को छोड़कर जंगलों की तरफ तो मैं ही आता हूँ, वो तो अमेरिका कनाडा की तरफ चले जाते हैं। तो अमेरिका कनाडा की तरफ जब हमारे देश का ब्रेन जाता है तो इससे हमारे देश का बड़ा नहीं नुकसान होता है। याद रखिए, जो आज विदेश में चला गया उसने सिर्फ 3 बार ही इस कंट्री में वापस आना है, उससे ज़्यादा नहीं। पहली बार पीआर होने के बाद, दूसरी बार शादी के बाद बीवी बच्चों को लेकर वापस आएगा एक बार घुमाने, और तीसरी बार माता पिता की डेथ के बाद अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो इसलिए जेकर हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा इस देश में रहे
तो हमें अपने देश के युवा को इस देश में रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए और उनके हुनर की पूरी कदर करनी चाहिए।